नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। मूंग की फसल से अधिक उत्पादन लेने के उपाय। ड्रिप सिस्टम से सिंचाई और उर्वरकों का प्रयोग। जायद मौसम में मूंग की खेती अपने राज्य में कई किसान भाई करते हैं और जिन किसानों ने मूंग की बुआई समय से कर दी थी, अब उनकी फसल 15 से 25 दिन की अवस्था पर है। तो इस फसल से अच्छा उत्पादन मिले, इसके लिए आपको फसल में खरपतवार नियंत्रण करते हुए सिंचाई और कीट रोग नियंत्रण पर विशेष ध्यान देना होगा। तो आप किस तरह से करें इन सभी कार्यों को, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के विषय विशेष गुरप्रीत सिंह गांधी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी का जो समय है वो जायद फसल लेने का समय है। तो हम बात कर लेते हैं अपने राज्य, अपने ज़िले की जो प्रमुख फसल है इस मौसम की, तो वो है मूंग। तो जिन किसान भाइयों ने मूंग की फसल के लिए खेती कर रहे हैं, तो कहीं कहीं पर जो फसल है वो 15 से 20 दिन की, कहीं पर 25 से 30 दिन की भी हो चुकी है। तो ये जो समय है किसान भाइयों, ये बहुत ही क्रांतिक अवस्था होता है बढ़वार के लिए और अच्छे उत्पादन के लिए। किसान भाइयों, मूंग की फसल के साथ साथ कुछ खरपतवार भी उग जाते हैं, जो कि फसल के साथ साथ खाद, उर्वरकों, हवा, पानी तथा प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे मूंग की फसल का सही विकास नहीं हो पाता है और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप अपनी फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं खरपतवार प्रबंधन की। जैसा कि आप सभी को विदित है कि किसी भी फसल का अगर अच्छा उत्पादन प्राप्त करना है तो फसल को खरपतवार से मुक्त रखना जो है अति आवश्यक है, क्योंकि ये जो खरपतवार है वो पोषण के लिए, जल के लिए और पानी के लिए, जल के लिए और पोषण के लिए, वायु के लिए और प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है मुख्य फसलों से प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। साथ ही साथ ये कीट व्याधियों के आश्रय स्थल का भी काम करते हैं। तो किसान भाइयों, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि एक जो है प्रथम आपकी निंदाई गोड़ाई 15 से 20 दिन के अंतराल में, और दूसरी बार जो है आप 25 से 35 दिन के अंतराल में आप अच्छे से निंदाई गोड़ाई कर लें। चूँकि इसके लिए कोई रिकमेंडेड शाकनाशी नहीं है, तो आप हाथ से ही हाथ से ही चलने वाले यंत्रों से अगर आप इसका उपयोग करके खरपतवार को नियंत्रित करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। किसी भी फसल की वृद्धि व विकास में सिंचाई का अहम योगदान होता है, इसलिए आप मूंग की फसल में सिंचाई का विशेष ध्यान रखें और खेत की मिट्टी के प्रकार को ध्यान में रखते हुए फसल की जरूरत के हिसाब से ही सिंचाई करें। बात कर लेते हैं हम ग्रीष्मकालीन मूंग में जल प्रबंधन की। तो किसान भाइयों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि अभी का जो वर्तमान समय है वो लगभग 39 से 40 डिग्री के आसपास जो है तापमान पहुँच रहा है, जिससे वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो अत्यधिक बढ़ जाती है। तो आप लोग को मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि जहाँ पर खेत की मिट्टी हल्की है वहाँ पर आप 7 से 8 दिनों के अंतराल में, और जहाँ थोड़ी भारी मिट्टी है वहाँ पर 8 से 10 दिन के अंतराल में, 10 से 12 दिन के अंतराल में आप लगातार हल्की सिंचाई करते रहें। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जल जो है वो जल की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आप मूंग की फसल जैसे आप लगाए हैं तो उसमें जल की कमी भी ना होने दें, बराबर नमी बनी रहे, क्योंकि उससे जो है
फूल और फल झड़ने की संभावना अधिक बढ़ जाती है, तो जल की कमी नहीं होने दें। और उसके बाद एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखना है कि जल की अधिकता भी आपके खेतों में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो मूंग की फसल है वो अत्यधिक संवेदनशील होती है जल के प्रति। इसके अलावा मूंग की फसल में इलियो का प्रकोप होता है। यह इलिया पहले मूंग की कोमल पत्तियों और टहनियों और फूलों को खाकर नुकसान पहुंचाती है और फली आने पर फलियों में छेद करने पर दाने को खराब कर देती है, जिससे मूंग के पौधे का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप कीट प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में नीम तेल की 5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। यदि कीट प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक हो तो रासायनिक नियंत्रण के लिए आप इंडोस्कार्ब दवा की मिलीलीटर मात्रा की प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें, तो इलियो का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं मूंग की फसल में लगने वाले प्रमुख रोगों की। तो इसमें सबसे प्रमुख रोग जो है पीला मोजेक वायरस, जो सफ़ेद मक्खी के से फैलता है। तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले आप तो रोगरोधी किस्मों का चयन करें, मतलब जो पीला मोजेक अवरोधी किस्में हैं उसका चयन आप इस फसल के लिए कर सकते हैं। साथ ही साथ जब हम बीज उपचार करते हैं तो थायोमेथाक्साम जो है 0.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से आप इससे भी उपचारित कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ फसल चक्र, मतलब लगातार एक ही खेत में आप मूंग की फसल ना लें, बदल बदल के क्रॉप लें, जिससे जो है रोग कारक जो हैं वो कम हो जाते हैं। जिस पौधे में इसका मतलब प्रकोप हो गया हो, ये रोग लग गया हो, उसको खेत से उखाड़कर दूर कहीं ले जाकर 1 मीटर गड्ढा खोदकर उसमें गड़ा दें। और इसके साथ ही साथ अगर रोग ज़्यादा हो गया है, मतलब अधिक फैल गया है, तो आप कीटनाशकों का प्रयोग भी अपने खेतों में कर सकते हैं। इसके लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 ml प्रति लीटर की दर से आप घोल बनाकर इसका छिड़काव कर सकते हैं, या थायोमेथाक्साम 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ घोल बनाकर आप इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। तो ये थी किसान भाइयों मेरे द्वारा बताई गई छोटी छोटी जानकारियाँ, जिसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप मूंग का अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अस्योर दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज। रेहटी नगर के गौरव दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। 60 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की देंगे सौगात। एमपी में चुनाव साल में नई पार्टियों की भरमार। संत देवी मुरारी बापू ने बनाई राष्ट्रव्यापी जनता पार्टी। रिटायर्ड अधिकारी वरदमूर्ति मिश्रा ने भी किया गठन। आज विदिशा के दौरे पर रहेंगे दिग्विजय सिंह। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की लेंगे बैठक। कल से बुंदेलखंड पर होगा फोकस। दिग्विजय सिंह के चुनावी दौरों पर बीजेपी का तंज। मंत्री विश्वास सारंग ने साधा निशाना, कहा दिग्गी जहां जाएंगे वहां बंटाधार होगा। कैलाश विजयवर्गीय के शूर्पणखा वाले बयान पर लक्ष्मण सिंह का समर्थन। कहा इंदौर अहिल्या देवी की संस्कार वाली नगरी, पहनावे का रखना चाहिए ध्यान। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने रोहतक में कार्यकर्ता सम्मेलन को किया संबोधित। बूथ मैनेजर ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, भूमि का जलस्तर गिरना एक बड़ी समस्या है और पानी की दिक्कत के चलते सब्जी वाली फसलों का उत्पादन प्रभावित होता है। इसलिए टपक सिंचाई प्रणाली खेती के लिए सबसे उपयुक्त है, क्योंकि इससे कम पानी में सिंचाई के साथ साथ घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग भी किया जा सकता है। तो चलिए इसके बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं डॉक्टर जेसी शर्मा से। जिस
जैसे कि ज़्यादातर किसान आजकल गर्मियों के मौसम में सिंचाई जो है करते हैं सब्जी वाली फसलों में ड्रिप के माध्यम से ही करते हैं, ताकि कम से कम जल से ज़्यादा एक क्षेत्र में सिंचाई की जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाइयाँ भी दे सके। तो जैसे ड्रिप के माध्यम से जब हम सिंचाई देते हैं तो हमारे पास पानी जो है वो बड़े थोड़े एरिया में ही हम देते हैं, जो पूरा फील्ड को नहीं हम सिंचाई करते हैं, पौधे के नज़दीक ही हम करते हैं ताकि वो ज़्यादा समय तक वो सिंचाई बनी रहे। बूंद बूंद या ड्रिप सिंचाई पद्धति यह एक ऐसी सिंचाई पद्धति है जिसमें पौधे की आवश्यकता के अनुसार पानी बूंद बूंद करके पौधे की जड़ों के पास दिया जाता है। इस विधि से सिंचाई करने पर पानी की 50 से 70% तक की बचत के साथ ही मजदूरी की भी बचत होती है। उचित जल प्रबंधन से भूमि में वायु संचार और पानी का सही अनुपात होने से पौधे स्वस्थ रहते हैं। ड्रिप सिंचाई पद्धति रेतीली और खारी जमीन पर खारे पानी के लिए भी अनुकूल है। और जब हम ड्रिप का प्रयोग करते हैं तो हम खाद को भी ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं, जिसको हम फर्टिगेशन कहते हैं। और जब ड्रिप के माध्यम से खाद का प्रयोग करना हो सब्जियों में तो हम यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। और उसमें हम जैसे फास्फोरस है, हम अगर हम छट्टा से खाद को ऐसे करते हैं, सरफेस एप्लीकेशन करते हैं, तो उसमें तो हम सिंगल सुपर फॉस्फेट प्रयोग में लाते हैं। लेकिन ड्रिप के माध्यम से हम दूसरी ऐसी खाद का प्रयोग करते हैं जो अच्छी तरह पानी में घुलती है और पाइप में वो अच्छी तरीके से वो जा सके। हमारे जो किसान भाई ड्रिप विधि से सब्जी फसलों की खेती कर रहे हैं तो वह अधिक पैदावार के लिए सब्जी फसलों में ड्रिप के द्वारा सिंचाई के साथ कौन कौन सी घुलनशील पोषक तत्वों का प्रयोग कर रहे हैं, आइए जानते हैं। तो जैसे यूरिया है, इसका जो सॉल्युबिलिटी अच्छी है तो इसको हम ड्रिप के माध्यम से प्रयोग कर सकते हैं। नाइट्रोजन की जो सारी मात्रा है हम ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं। लेकिन फास्फोरस के लिए हमें थोड़ा सा ऐसी खाद का चयन करना पड़ता है जो पानी में घुलती हो। जैसे हमारे पास 15-15-15 है, 12-32-16 है, 19-19 है, इस तरह का हम मिक्सचर लेते हैं जिससे हम फास्फोरस की जो भरपूर मात्रा है उसको हम पौधे में सब्जी में दे सकें। उसके बाद रहा हमारे पास पोटासियम के लिए भी हम ये हमारे पास म्यूरेट ऑफ पोटास है, ये पानी में अच्छी घुल जाती है, तो इसको भी हम ड्रिप के माध्यम से प्रयोग में ला सकते हैं। तो जो भी क्वांटिटी होती है एक बीघा के लिए कितनी हमारी खाद प्रयोग में होनी है तो उसको हम देख लेते हैं कि अगर हम ड्रिप के माध्यम से 30 सिंचाइयाँ अगर किसी फसल को दे रहे हैं तो हम ऐसा करते हैं कि 30 में से 15 सिंचाइयाँ ऐसी होती है जिनमें हम खाद डालते हैं, 15 सिंचाइयों में खाद नहीं डालते हैं। जैसे एक सिंचाई में खाद डाली तो दूसरी सिंचाई में हम सिंपल इरिगेशन करेंगे, सिंपल पानी ही देंगे। फिर हम तीसरी सिंचाई में फिर खाद डालेंगे, चौथी सिंचाई में फिर हम इरिगेशन ही करेंगे। इसी तरह हर एक अल्टरनेट जो सिंचाई होगी उसमें हम खाद का प्रयोग करेंगे। जो भी एक बीघे के लिए मात्रा होती है खाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की, उसको हम 15 हिस्सों में बांट लेते हैं, 15 स्प्लिट्स में बांट लेते हैं। और उसी तरह हम हर एक सिंचाई में खाद का प्रयोग नहीं करते हैं। एक सिंचाई में हम खाद का प्रयोग कर लेते हैं, एक में हम सिंपल सिंचाई ही करते हैं। इस तरह किसान लोग अपने इस खाद की पूरी मात्रा को कम से कम जो भी सिंचाइयाँ होती हैं उसकी आधी सिंचाई, जैसे किसी में 20 सिंचाइयों की ज़रूरत पड़ती है ड्रिप के माध्यम से, तो 10 सिंचाइयों के माध्यम से खाद डालें, 10 से सिंपल एक सिंचाई ही करें। लेकिन हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि जो भी खाद हम ड्रिप में डालते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। और जैसे हम 15-15-15 या 12-32-16 या 19-19-19 ये NPK के मिक्सचर हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास में। तो जितने सबसे पहले हम देखते हैं कि फास्फोरस कितनी गई पौधे में, और उस फास्फोरस को देने के साथ साथ हमारे से उस मिक्सचर के माध्यम से कितनी हमारे पास नाइट्रोजन गई, कितनी हमारे पास पोटास गई, उस मात्रा जो बची हुई मात्रा रहती है सब्जी की, उसको हम बाद में ड्रिप के माध्यम से डाल सकते हैं। तो इसी तरह जब किसान खाद को भी पानी को भी ड्रिप के माध्यम से सब्जियों में प्रयोग में लाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पौधे को पोषक तत्वों की उपलब्धता होती है, अच्छी गुणवत्ता की वो सब्जी तैयार कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में
सिंचाई दे सकते हैं। और एक फर्टिलाइज़र जो है, जिसको फर्टिलाइज़र उपयोग क्षमता जो है उसको भी बढ़ाया जा सकता है। और जब किसान लोग अपने पानी को भी, खाद को भी ड्रिप के माध्यम से प्रयोग करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि उनको इस प्रणाली से, इस टेक्निक से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा सब्जी उत्पादन में या दूसरी और फल उत्पादन में, और क्वालिटी भी अच्छी होती है। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ये नया इंडिया, नए नस्ल। अस्योर दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज। रेहटी नगर के गौरव दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। 60 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की देंगे सौगात। एमपी में चुनाव साल में नई पार्टियों की भरमार। संत देवी मुरारी बापू ने बनाई राष्ट्रव्यापी जनता पार्टी। रिटायर्ड अधिकारी वरदमूर्ति मिश्रा ने भी किया गठन। आज विदिशा के दौरे पर रहेंगे दिग्विजय सिंह। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की लेंगे बैठक। कल से बुंदेलखंड पर होगा फोकस। दिग्विजय सिंह के ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा मौसम आधारित साप्ताहिक कृषि परामर्श भारतीय मौसम विज्ञान विभाग भोपाल नई दिल्ली से प्राप्त मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान के आधार पर और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कृषि महाविद्यालय टीकमगढ़ से जारी किया गया है। ऐसे में जिला टीकमगढ़ और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहने और आसमान में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास और रात का न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। हवा की औसत गति 8 से 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान रहने की संभावना को ध्यान में रखते हुए किसान भाई सब्जियों और फलदार वृक्षों में सिंचाई का कार्य शाम या सुबह के समय करें। साथ ही निराई गुड़ाई का कार्य भी करें। पककर तैयार गेहूं की फसल की कटाई शीघ्रता से करें व कटी हुई फसल को खलिहान में धूप में उचित नमी स्तर पर सुखाकर गहाई करें। गेहूं का सुरक्षित भंडारण करें। फसलों की कटाई के उपरांत खेत में कच्चे अवशेषों को जलाएं नहीं, बल्कि जुताई करके भूमि में दबाएं। उससे भूमि में जीवांश और पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ेगी और प्रदूषण भी नहीं होगा। किसान भाई पर्याप्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने पर खाली खेतों में ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई का कार्य करें। बुआई से पहले राइजोबियम कल्चर से बीज को उपचारित करने के बाद ही बोएं और बुआई के लिए उन्नत किस्मों में IPM 2-3, IPM 205-7 जिसे विराट के नाम से भी जानते हैं, IPM 410-3 जिसे शिखा के नाम से जानते हैं, TM 37 की बुआई करें। बीज की मात्रा 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जिन किसान भाइयों की कद्दू वर्गीय सब्जियां 20 से 25 दिन की हो गई हैं, उसमें वर्षा से प्राप्त नमी को ध्यान में रखते हुए फसल में यूरिया 10 से 15 ग्राम प्रति पौधा प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। कद्दू वर्गीय सब्जियों जैसे कद्दू, लौकी, टिंडा, करेला, तरबूज और खरबूज इत्यादि में लाल कीड़ा और फल मक्खी का प्रकोप तापमान बढ़ते ही दिखाई दे सकता है। अतः इससे बचाव के लिए किसान भाई ट्राइएजोफास 40 ईसी दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर आसमान साफ होने पर छिड़काव करें। मिर्च, टमाटर, बैंगन आदि में प्ररोह एवं फल छेदक इल्ली की रोकथाम के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट 10 मिलीलीटर प्रति पंप की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। दुधारू गायों एवं भैंसों को प्रोटीन युक्त दलहनी हरा चारा जैसे बरसीम एवं
लुसर्न की कटाई कर सूखे चारे जैसे गेहूं का भूसा एवं कुट्टी के साथ 3 संबंधी 1 के अनुपात से मिलाकर खिलाएं। पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य और दुग्ध उत्पादन के लिए चारे के साथ साथ 50 ग्राम नमक और 50 से 100 ग्राम खनिज मिश्रण प्रति पशु अवश्य दें। बाहरी परजीवियों से बचाव के लिए ब्यूटॉक्स का उपयोग करें। पशुशाला की नियमित सफाई करें। 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर फिनाइल मिलाकर फर्श की सफाई करें। किसान भाई अपने जानवरों को धूप में निकलने से बचाएं। ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं और जानवरों को नियमित रूप से नहलाएं। पशु बाड़े को हवादार बनाएं एवं गीले वारदाने लटकाकर ठंडा रखें। यदि संभव हो तो पशु बाड़े में फोगर की व्यवस्था करके हर 4-5 घंटे में फोगर चलाएं। भैंस वंशीय पशुओं को पानी भरे तालाब में छोड़ें। बकरियों में पीपीआर रोग के नियंत्रण के लिए टीका लगवाएं। गर्मी से बकरियों की सुरक्षा करें। बकरियों को हरा चारा, साफ पानी एवं सूखे स्थान पर बांधें एवं परजीवियों से बचाव के लिए जरूरी उपाय करें। मुर्गियों में रानीखेत बीमारी के नियंत्रण के लिए टीका लगवाएं। चूजों को 7 दिन की अवस्था पर टीकाकरण करवाएं। मुर्गे और मुर्गियों को मिनरल मिक्सचर और साफ एवं ताजा पानी दें। मुर्गीशाला की बिछाली गीला होने पर समय से पलट दें और सुखाने के लिए चूना का भुरकाव करें। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम खेरिया, जिला पन्ना के कृषक दीपक कुशवाहा ने। ये टमाटर की फसल में रोगों के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो दीपक कुशवाहा जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, टमाटर का उपयोग सब्जी, सलाद, अचार और अन्य कई व्यंजन बनाने में किया जाता है, जिसकी वजह से टमाटर की मांग वर्ष भर बाजार में बनी रहती है और हमारे अनेक किसान भाई टमाटर की खेती करके अच्छा लाभ कमाते हैं। लेकिन कभी कभी टमाटर की फसल में रोगों के प्रकोप से भारी नुकसान होता है। इसीलिए रोगों से फसल को बचाने के लिए उनकी रोकथाम के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले बात करते हैं टमाटर में लगने वाले फल सड़न रोग के बारे में। किसान भाइयों, इस रोग का संक्रमण अधिकतर बच्चे और हरे फलों पर दिखाई देता है। रोग से प्रभावित फलों पर हल्के या गहरे भूरे रंग के गोलाकार धब्बे चक्र के रूप में दिखाई देते हैं, जो हिरण की आंख की तरह लगते हैं। रोगग्रस्त फल अक्सर जमीन पर गिरकर सड़ जाते हैं और ये सड़े हुए फल रोगजनक और फफूंद की वृद्धि कर संक्रमण को और बढ़ाते हैं। इसीलिए समय रहते इस रोग का नियंत्रण करना जरूरी होता है। तो इसके नियंत्रण के लिए टमाटर के पौधों को लकड़ी या तार की सहायता से सीधा खड़ा करें। भूमि की सतह पर 15 से 20 सेंटीमीटर तक की पत्तियों को तोड़ दें। सिंचाई की उचित व्यवस्था कर अतिरिक्त पानी का निकास सुनिश्चित करें। इसके अलावा रोगग्रस्त फलों को तोड़कर नष्ट करें। किसान भाइयों, फल सड़न रोग के रासायनिक नियंत्रण के लिए मैंकोजेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। टमाटर की फसल में लगने वाला दूसरा रोग है पछेती झुलसा रोग। किसान भाइयों, ये रोग फाइटोप्थोरा नामक रोग जनक फफूंद से होने वाला रोग है, जो कि टमाटर की फसल के लिए अत्यंत घातक होता है। अधिक नमी और कम तापमान होने पर यह रोग महामारी के रूप में फैलता है। शुरुआती लक्षण के रूप में पत्तों पर गहरे भूरे रंग के अनियमित आकार के धब्बे बनते हैं, जो बाद में आपस में मिलकर बड़े धब्बे गहरे काले रंग के बन जाते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में संपूर्ण पत्तियां झुलसकर गहरे काले रंग की दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से फसल को अधिक नुकसान होता है। इसके साथ ही टमाटर की फसल में अगेती झुलसा रोग भी आता है। ये रोग आल्टरनेरिया सोलेनाई नामक रोग जनक फफूंद से होने वाला रोग है, जिसके लक्षण पौधे के पत्तों पर
गहरे भूरे रंग के गोलाकार चक्रनुमा धब्बे बनते हैं जो लक्ष्य पटल की तरह से दिखाई देते हैं और वातावरण में अधिक नमी होने पर ये धब्बे आपस में मिलकर गहरे भूरे रंग के हो जाते हैं। अधिक प्रकोप होने पर पत्ते समय से पहले पीले पड़कर झड़ जाते हैं जिसकी वजह से टमाटर के उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। इसलिए आप अगेती और पछेती झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए सबसे पहले उचित फसल चक्र अपनाएं। खड़ी फसल में इन रोगों का प्रकोप दिखाई देने पर रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट करना चाहिए। फसल में उर्वरकों की संतुलित मात्रा का ही प्रयोग करें। फसल में आवश्यकता से अधिक सिंचाई ना करें और जल निकास की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा अगेती और पछेती झुलसा रोग के रासायनिक नियंत्रण के लिए मैंकोजेब दवा की 25 ग्राम मात्रा को 10 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 2 से 3 छिड़काव करने पर इन रोगों का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, यदि आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए रोगों का नियंत्रण करते हैं तो आपको टमाटर की फसल से अधिक उत्पादन की प्राप्ति होगी। किसान भाइयों, मेरे द्वारा जो बताई गई जो वैज्ञानिक विधि है ग्रीष्म काल में सोयाबीन उत्पादन करने के लिए, अगर आप इसको अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपको 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर हमें सोयाबीन प्राप्त होगी, जिसके कारण जो हमारे किसान भाइयों को आमदनी में वृद्धि होगी। धन्यवाद। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।